हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरी यही दुआ है, फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। बिल्कुल ये नेगेटिविटी निकाल दें कि न्यूमेरिकल नहीं होते, समझ में नहीं आते, गलत हो जाते हैं। नेगेटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट करोगे तो आप जल्दी थक जाओगे। ये क्वेश्चन गलत हुआ, आपके दिमाग में पहले से सेट है कि भैया ये नहीं होते, देख तो आपको लगेगा अरे देखो ये नहीं हो रहे। आपको ये सोचना है कि हमें करना है और हम करेंगे और हमसे होंगे क्वेश्चन। बाय द वे अगर क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है तो ये सोचना है, ये फील करना है आपने कि भाई हमसे गलत हुआ, तो हमने किया इसलिए गलत हुआ, हमने अटेम्प्ट किया। हम अटेम्प्ट करने वाले बच्चों में से हैं, इसको स्किप करने वाले बच्चों में से नहीं। तो जो गलत उसी से होता है जो ट्राई करता है, जो कोशिश करता है। और जब ये गलत होगा तो सही भी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा पहली बार में गलत हो जाएगा, सही भी हो सकता है। तो ये तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल समझ में आएगा बड़े आसानी से, ठीक है। बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल डिटेल से अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है सेकंड चैप्टर का आपको नाम पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करवा रहे हैं एक्सरसाइज के। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज की वैल्यू दे रखा है Q1 इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और दूसरा चार्ज दे रखा है Q2 इक्वल्स टू -3 × 10⁻8 कूलम। ये दो चार्ज दे रखे हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया, आपसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि आपको बताना है वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, यानी कि ये दोनों चार्ज मिलकर किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो प्रोड्यूस करेगी, यानी कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा इन दोनों की वजह से, इस सिस्टम की वजह से। सिस्टम का मतलब दोनों चार्ज की वजह से। एक पॉइंट इसमें और दे रखा है क्वेश्चन में, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। आपसे बोला है इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो लेना है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई भी दो चार्ज है, या इन्हीं की बात कर लेते हैं यही दो चार्ज, तो ये पोटेंशियल अगर इन्फिनिटी की बात करेंगे तो इन्फिनिटी पे तो ये जीरो ही प्रोड्यूस करेंगे। भाई किसी भी चार्ज की वजह से, अगर इस चार्ज की वजह से मैं यहाँ मान लूँ इन्फिनिटी पर पोटेंशियल, तो वहाँ इन्फिनिटी पे तो जीरो होगा। किसी सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है इन्फिनिटी पे? देखो फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल मैंने कहा जैसे डिटेल में समझाऊंगा। बिल्कुल V = KQ/R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट में पोटेंशियल, अगर K की वैल्यू आपने पुट कर दी 9 × 10⁻9, चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, बोला R की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, क्या आ जाएगा? R की जगह इन्फिनिटी पुट कर दी, पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। अब ये चार्ज भी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा जीरो, ये भी जो है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा जीरो, तो इन्फिनिटी का तो जीरो है ही। अब चाहे इस साइड ले लो। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि आप ये नहीं बोलेंगे, इसमें ये आंसर नहीं बताएंगे कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो होगा। इसलिए उन्होंने पहले क्वेश्चन में दे दिया आपको कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल आपको जीरो लेना है, ताकि आप ये आंसर ना बता पाओ कि इन्फिनिटी पे इन दोनों की वजह से जीरो होगा। पहली बात समझ लो। अब आपको फाइंड करना है कि कहाँ पर होगा। अब हमने क्या किया, हमने Q1 से कुछ डिस्टेंस x डिस्टेंस पर एक m पॉइंट ले लिया। Q1 से कुछ डिस्टेंस पर m पॉइंट ले लिया और उस डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट कर दिया। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो जब ये x हो गया तो ये बचा, रिमेनिंग कितना बचा? 16 - x। भाई इतना x हो गया, तो इस पूरे में से x निकाल दो, इतना कितना बचेगा? 16 - x। तो हमने मान लिया m ऐसा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, मान लिया, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब आपको लग रहा होगा बीच में क्यों माना, राइट में ले लेते, लेफ्ट में ले लेते, उसका भी रीजन बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लो कि कहाँ यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, वो सब। अब ये देखो, हमने माना इस पॉइंट में पोटेंशियल जीरो, तो अब क्या होगा, ये कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और ये भी इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। दोनों के पोटेंशियल का सम कितना हो जाए? जीरो। तभी तो बोलेंगे पोटेंशियल जीरो है। भाई ये कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा, और दोनों का सम जीरो। तो उन्होंने यही तो बोला कि वो पॉइंट बताना है जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा इस सिस्टम की वजह से, मतलब इन दोनों चार्ज की वजह से। तो हमने क्या किया, हमने ये Q1 इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा लिखा V1 इक्वल्स टू, अब आपको पता है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिख के दिखाया, v इक्वल्स टू k q अपॉन r होता नहीं होता, तो ये लगा देंगे, तो लिखा k q अपॉन, और r के प्लेस में हमें क्या लेना है, x, इसकी वजह से कर रहे हैं ना, इतना डिस्टेंस ले लिया x, ठीक, ये x हो गया। अब क्या हुआ, अब q की जगह हमने ले लिया q1, क्योंकि हमारा चार्ज तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद क्या किया, दूसरे के लिए हमने इक्वेशन बनाया v2 इक्वल्स टू, अब इसकी वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, तो हमने लिखा k q2 अपॉन, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस ले रखा है उसको समझना बात, ये मैंने ले लिया 16 माइनस एक्स लिखा है। अब इसको एक चीज़ आप समझें, आप इसको 16 माइनस एक्स लेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, और अगर हम इस 16 को, ये 16 सेंटीमीटर में, अगर हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 16 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में, 16 सेंटीमीटर अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, 16 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, ये मीटर में हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, इतना क्लियर हुआ, तो ये आपका मीटर में आ गया। तो अब मैंने क्या करना है, बात समझना, तो मैंने इसको मीटर में कर लिया है, तो मैंने लिख दिया 16 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये जो था 16 सेंटीमीटर में, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा आपको, और -x। बात समझ में आया। अब एक चीज़ समझो, अगर 16 सेंटीमीटर में है और उसमें से x माइनस करा तो x की वैल्यू जब आएगी तो वो सेंटीमीटर में आएगी, और अगर आपने 16 को मीटर में ले लिया उसके बाद अगर x को सॉल्व करा, x की वैल्यू आई तो वो मीटर में आएगी। बात समझ में आ रहा है, यानी कि जैसा आप लोग अगर, क्योंकि अगर ये मीटर में लिया तो ये भी हम x मान के चलेंगे मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, अब हम क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों को जोड़कर जो पोटेंशियल आएगा जीरो, यानी कि ये जितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और ये पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो ये दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि v1 प्लस v2 इक्वल्स टू जीरो हो जाए। वही तो पॉइंट ढूंढना है जहां पे पोटेंशियल जीरो, तो v1 किसके बराबर हो गया, -v2 के बराबर हो गया, ये राइट हैंड साइड चला गया। v1 की वैल्यू ऊपर लिखी हुई तो क्या लिख दिया, k q1 अपॉन x इक्वल्स टू, अब क्या करना है, यहां पर ये देखो माइनस तो ये लगेगा, और v2 की वैल्यू ये रखना है हमें, तो हमने लिखा k और q2 अपॉन 16 इंटू 10 टू दी पावर -2 माइनस x, ठीक है। k से k कैंसिल हो गया, अब q की वैल्यू रख दो, कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर -8 अपॉन x, और ये एक माइनस ये है, और ये जो q2 है, पोटेंशियल में ध्यान रखना, जब भी आप अगर चार्ज नेगेटिव में है तो पोटेंशियल में अगर चार्ज नेगेटिव में है तो चार्ज की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चार्ज नेगेटिव होता पॉजिटिव में रखते, कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में चार्ज नेगेटिव होता पॉजिटिव में रखते, लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, प्लस में तो प्लस में लिखो, माइनस में तो माइनस में लिखो, याद रखना ये मेन पॉइंट। तो ये q2 क्या है, ध्यान रखना, ये तो माइनस हमारा क्या है, v2 को राइट हैंड साइड लेगा इसलिए आया, और ये जो q2 है इसकी तो ऑलरेडी क्या है, वैल्यू हमें किस में दे रखी है, माइनस में, तो जब माइनस होगा, एक ही माइनस ये और दूसरी वैल्यू वो -3 इंटू 10 टू दी पावर -8, ठीक है, और नीचे तो हमने लिख दिया 16 इंटू 10 टू दी पावर -2 और -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा, तो हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया और इसको हटा दो, तो अगला स्टेप ये हो गया फिर से, और ये क्या हो गया हमारा प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो वैल्यू आई हमारी, अब इसमें क्या करना है हमें, इसको इससे कैंसिल कर दो, अब क्या बचा हमारा 5 अपॉन x इक्वल्स टू 3 अपॉन, और ये बचा 16 इंटू 10 टू दी पावर -2 और -x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर, तो ये हो गया हमारा 3x
x को 3 से मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई कर 16 5 जा कितना हो गया 80 और इंटू 10 टू दी पावर -2। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो होगा -5x। 5 से पहले इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा और 5 से फिर इसको मल्टीप्लाई करा। अब ये -5x लेफ्ट हैंड साइड लिया और प्लस का हो जाएगा तो 3x + 5x इक्वल्स टू 80 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो ये हो गया आपका 8x इक्वल्स टू 80 इंटू 10 टू दी पावर -2 और x इज इक्वल्स टू हो गया 80/8 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये कैंसिल हो गया तो ये x इक्वल्स टू आ गया 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। इतना समझ में आया? ठीक, अब क्या करना है आपको, इसके बाद आप समझना, मैं सारे पॉइंट्स बता दूंगा आपको इस क्वेश्चन के, जो भी इसमें दे रखा है क्या किस तरह के एनसीईआरटी में क्या आंसर आ रहा है क्या है सब। तो आपका x इक्वल्स टू हो गया 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। यही तो है भाई, यही तो वैल्यू आई। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 10 और इस नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। माइनस में थी, डिनोमिनेटर में लिखा, प्लस में आ गई तो इसे क्या लिखेंगे 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 1 के आगे कितने जीरो लगाना है 2 टोटल। जितनी पावर होती है उतने जीरो लगाना होते हैं 1 के आगे। तो 10 की पावर 2 का मतलब 1 के आगे 2 जीरो, 10 की पावर 4 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो। तो ये लिख दिया 100, इससे कट कैंसिल होगा तो कितना है 0.1। अब आपने समझना बात, हमने क्या किया, इस 16 को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका मतलब हमारा अब ये जो x आया वो आंसर आ गया मीटर में। बात समझ में आ रही है? और अगर हमने ये 16 लिया होता तो हमारा जो आंसर आता वो आ जाता सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में लिया तो सेंटीमीटर में और मीटर में लिया तो मीटर में। तो अगर हम इसको देखो, हमारा तो आंसर एक्चुअल में ये हो गया कंप्लीट, लेकिन इसको सेंटीमीटर में एनसीईआरटी में दे रखा है। आपको बात समझना है और वो क्यों दे रखा है उसको भी समझना है। अगर 1 सेंटीमीटर को आप ये 0.1 मीटर लिख रखा है, इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x जो है वो जो कि आपका 0.1 मीटर लिखा है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ये 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर इसलिए दे दिया क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में दे रखा है। तो आपको एकदम वैल्यू 10 से एकदम पता चल जा रहा है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, बस बात ये है। अब आपको पता लगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि इस Q1 चार्ज से Q2 के बीच में तो डिस्टेंस है 16 हो गया, और आधा ले लें तो कितना हो जाएगा, अगर हम बिल्कुल मिड पॉइंट ले लें, मान लो ये कितना हो गया, आधा लेंथ 8, तो आधे से थोड़ा आगे कहीं पर, आगे से थोड़ा राइट में, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ यहाँ पर कहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, वो पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल 0 है। तो एक तो चीज़ ये हो गई कि आपका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा बच्चों एक चीज़ और देखें इसमें, इसी क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखोगे एनसीईआरटी में तो 2 आंसर दे रखे, एक तो आपने 10 सेंटीमीटर निकाल लिया और दूसरा आंसर उसमें दे रखा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर कैसे आ गया, मैं वो भी आपको बताता हूँ। अब आपने क्या किया, मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और ये एम पॉइंट पहले आपका कहाँ था, पहले आपका इन दोनों पॉइंट के बीच में था, आपने उसको यहाँ मान लिया। यानी कि हम ये मान रहे हैं इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा 0 हो जाएगा। इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, हमने इसको ले लिया सीधा x। कितना ले लिया हमने, इसको ले लिया x, और जो ये डिस्टेंस बचा हमारा, अब जब ये पूरा x हो गया तो इतना कितना बचेगा, इतना डिस्टेंस कितना, ये टोटल x है, इन दोनों के बीच में तो 16 सेंटीमीटर था, ये आपने x ले लिया तो नॉर्मल से x में से ये माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 16, इतना बचा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो हो गया आपका x माइनस 16, क्योंकि टोटल हो गया x इतना है 16, तो इस x में से 16 माइनस करा तो ये आ गया डिस्टेंस। अब फिर वही हम करेंगे, और इस बार मैं आपको सेंटीमीटर में लेकर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो ये Q1 इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, हमने इसका लिखा V1 इक्वल्स टू KQ1 अपॉन x।
ऐसे V2 का लिया तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा, यानी कि Q2 कितना प्रोड्यूस करेगा, वो V2 हो गया KQ2 अपॉन x माइनस 16, ये ऐसे x माइनस 16 लिखा है, ये ध्यान कंफ्यूज मत होना इसमें। तो ये हो गया हमारा x माइनस 16। इतनी आई बात समझ में। अब आपको फिर पता है कि ये Q1 इधर जितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करे और Q2 जितना करे, इन दोनों का सम कितना हो जाए 0, यानी कि V1 प्लस V2 कितना हो जाए, वो हो जाए हमारा 0। तो V1 की वैल्यू हम एक काम और करते हैं, उससे पहले V1 इक्वल टू माइनस V2 कर देते हैं। इसको इधर लिख दिया, राइट हैंड साइड लेगा माइनस आ गया। V1 के प्लेस पर V1 का KQ1 अपॉन x इक्वल टू माइनस KQ2 अपॉन x माइनस 16, ये हो गया। अब आप ये देखें इसमें क्या हो जाएगा, k से k कैंसिल हो गया। आप Q1 की वैल्यू पुट करते कितना, 5 इंटू 10 टू आवर माइनस 8 अपॉन x के प्लेस पर तो x ही लिख दो, माइनस लगाया। Q2 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दे रखी, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, ये तो लिखोगे ऐसे करके ब्रैकेट में करके माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा हमने क्या कर दिया, ये प्लस। बात समझ आ गया। अपॉन और ये कर दिया x माइनस 16। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसलिए चलेगा। ये CGS सिस्टम में, ये CGS में, लेकिन ये SI में। लेकिन कंडीशन समझना है, यहाँ पर जो यूनिट लिखी है वही लेफ्ट में लिखी है, यहाँ पर जो ऊपर यूनिट लिखी है वही लेफ्ट में लिखी है, इसलिए इधर पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है कि अगर देखें तो इस यूनिट से ये कैंसिल हो जाएगी, इस यूनिट से ये कैंसिल होगी, तो इक्वेशन तुम्हारी बिल्कुल बैलेंस, कोई यूनिट में दिक्कत ही नहीं आ रही, इसलिए। ठीक है, अगर एक ही साइड होता, सिर्फ ऐसा होता, ऊपर कूलम होता, हम x की वैल्यू निकाल रहे हो, तो बात समझना, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमारा ऐसा करते, इसकी जगह x होता, सिर्फ x ऐसे, और ये वो वैल्यू पूरी ऐसे लिखा होता इस तरह, तब हम इसको कूलम में और इसको सेंटीमीटर में नहीं लिख सकते थे, यानी कि 16 सेंटीमीटर हम नहीं लिख सकते, वहाँ गलत आया था कि ऊपर तो कूलम है और नीचे सेंटीमीटर, यानी ऊपर ऐसा ही नीचे CGS। लेकिन यहाँ कंडीशन समझ में आई, यहाँ पर कूलम तो यहाँ पर भी कूलम, यहाँ पर सेंटीमीटर तो यहाँ सेंटीमीटर, तो इससे ये कट गया, इससे कट गया, तो क्या होगा, इक्वेशन दोनों तरफ बराबर। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या किया हमने, इससे ये कैंसिल हो गया, अब 5 अपॉन x आ गया और ये हो गया 3 अपॉन x माइनस 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 3x, फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x, फिर 5 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80। ठीक है, अब क्या करो, इस 80 को यहाँ ले आओ, 5, तो ये 3x माइनस इस 5x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, माइनस 5x माइनस 80, तो ये जाएगा माइनस 2x माइनस 80, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 80, तो x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 40। अब हमने देखो हमने क्या किया था, हमने ये सेंटीमीटर में ले लिया था, तो x में से सेंटीमीटर माइनस हो रहा है तो x की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। अगर हम इसे मीटर में लेते तो x की वैल्यू भी मीटर में आ जाती, तो यहाँ डायरेक्टली आ गया, ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में, यानी कि x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एक तो पॉइंट ये इन दोनों चार्ज के बीच में हो गया जहाँ पोटेंशियल 0 होगा, उसके अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर आ गया। एक इसके राइट में यानी कि नेगेटिव चार्ज के साइड में हो गया यहाँ पर पॉइंट, यानी कि इस Q1 चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, जहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। इतनी बात आई समझ में। और एक चीज़ समझना, और कहाँ पर हो सकता है पोटेंशियल 0, और हो सकता है इन्फिनिटी। वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या लेते हैं 0। इस चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पे चले जाओ 0, इस चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पे चले जाओ 0। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज समझ लेना कि जैसे आपने पॉइंट राइट हैंड साइड लिया ना, हम लोगों ने पॉइंट कहाँ लिया, ये नेगेटिव चार्ज जो है उस साइड लिया। अब इसमें एक पॉइंट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हम उसे लेफ्ट साइड ले सकते थे, इस साइड हम ले सकते थे, इस साइड पोटेंशियल, तो हम उसको इस साइड नहीं लेंगे पोटेंशियल, इस साइड पॉइंट नहीं लेंगे। अब आप बोलोगे इस साइड क्यों नहीं लिया,
इस साइड क्यों नहीं ले रहे हैं कि इस साइड पोटेंशियल जीरो के लिए हमने हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेफ्ट में क्यों नहीं लिया? उसका रीज़न समझ लो। देखो उसका रीज़न ये है कि आप ये समझो कि यहाँ पर मान लो आपने पॉइंट यहाँ लिया, ये पॉइंट ले लिया। अब आपने जब यहाँ पर पॉइंट ले लिया, इसकी वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। ये डिस्टेंस अब हमने मान लिया x, ये मान लिया हमने x, यहाँ पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। ये आ गया हमारा v1, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने ले लिया, यहाँ पर दूसरा ले लो, इसको मान लो x1 और इसको ले लो x2। ये अब इसकी वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो v2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों का सम यानी कि v1 प्लस v2 का सम जो है अब जीरो होगा ही नहीं। अब आप बोलोगे ये कैसे नहीं हो रहा है जीरो? पहले तो राइट हैंड साइड लिया था तो जीरो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है, इस केस में ये जो v1 है इसकी वैल्यू v2 से बड़ी रहेगी। आप खुद देखो भाई, इतना डिस्टेंस है, ये यहाँ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और ये जो यहाँ करेगा इसका डिस्टेंस इतना है, और ऊपर से इसकी वैल्यू कम है। वैल्यू कम का मतलब ये हो गया, ये 3 दे रखा है, माइनस की वजह से वो नहीं बोल रहा हूँ कम ज़्यादा, बात समझना, माइनस की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड की बात। इसकी वैल्यू इससे पहले कम है, तो ये जो यहाँ पर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा वो हमेशा क्या होगा? इसके कंपेरिजन में कम होगा। जब वो कम होगा तो दोनों का सम जीरो हो ही नहीं सकता। दोनों का सम कैसे जीरो हो जाएगा? अच्छा अब बात करें राइट हैंड साइड कैसे होगा? देखो राइट हैंड साइड इसके लिए तो डिस्टेंस इतना है, यानी कि इसके लिए डिस्टेंस ये है x1 मान लो, और इसके लिए डिस्टेंस इतना है, ज़्यादा है। तो अब आपको सोचो, जब इसके लिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू भी तो ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड भी तो ज़्यादा है, और इससे यहाँ का डिस्टेंस कम है तो इसकी वैल्यू भी कम है। तो राइट हैंड साइड ये कंडीशन बन जाती है कि जितना ये पॉइंट ले लिया, जितना इसने पोटेंशियल प्रोड्यूस करा उतना ही इसने यहाँ से यहाँ पोटेंशियल प्रोड्यूस कर दिया। इसका डिस्टेंस ज़्यादा था, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर 10 वोल्ट प्रोड्यूस करा माइनस में, तो इसने भी 10 वोल्ट करा। आपको लग रहा है ये क्यों 10 वोल्ट करेगा? इसकी तो वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा तो डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ता पोटेंशियल कम, पता लगा इसने भी 10 कर दिया। तो एक का प्लस में 10, एक का माइनस में 10, कितना हो गया? 0 हो गया। अब आप लेफ्ट में ले लो, इसने यहाँ पे प्रोड्यूस करा 10, पर ये तो -3 है और इसका डिस्टेंस ज़्यादा, ये 10 कर ही नहीं सकते आप, ये कम करेगा। अब पता चला इसका पोटेंशियल हो गया 10 और इसकी एक तो वैल्यू कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसने प्रोड्यूस करा 6 वोल्ट। तो जब इसका पोटेंशियल 10 और उसका 6 ऐड करोगे तो 0 आएगा कहाँ से? बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये जो हमारा पॉइंट ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज, जो कम वैल्यू वाला चार्ज है मैग्नीट्यूड में, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो जो इन दोनों में से कम वैल्यू का चार्ज होगा उसी साइड आप लेंगे पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? इट्स ओके। अब देखें एनसीईआरटी का सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड चैप्टर। इसमें आपको दे रखा है एक रेगुलर हेक्सागन, और रेगुलर हेक्सागन का मीनिंग ये होता है कि हेक्सागन का मीनिंग तो सिंपली है जिसकी 6 साइड हो। आपको दिख रहा है 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड। रेगुलर हेक्सागन का ये मीनिंग हो गया कि इसकी हर साइड की लेंथ बराबर, सबकी बराबर है 10-10। और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो हमने इसके वर्टेक्स को जोड़ा है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से, तो यहाँ पर O पॉइंट पर देख रहा है ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, इसमें एक ट्राइंगल। तो इस O से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ 10 सेंटीमीटर, इससे लेकर यहाँ तक की 10, इससे लेकर यहाँ तक की 10, इस तरह। ये प्रॉपर्टी है रेगुलर हेक्सागन की। ये मिड पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? 10, यहाँ से 10, 10, 10। ये रेगुलर हेक्सागन की वजह से। अगर कोई दूसरे टाइप का हेक्सागन बना दो तो 6 साइड तो हो जाएंगी, लेकिन रेगुलर हेक्सागन आप नहीं बोल रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी बराबर ही हो। जो मैंने बताया, ये साइड की लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। आपको बोला है कि इस के जो 6 वर्टिसेस हैं उस पर जो ये 5 माइक्रोकूलम के चार्ज रखें,
इसकी वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो। तो पहले चीज आपको दिमाग में रखना है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अब क्यों बोला मैंने, ये कि स्केलर है वेक्टर है, मैं इसका पॉइंट बताता हूँ आपको, पहले आप इसका क्वेश्चन देखो। इतना समझ में आया कि रेगुलर हेक्सागन। अब इधर देखो, अब आपको क्या करना है, एक चार्ज की वजह से, एक वर्टेक्स पे जो चार्ज है उसकी वजह से सेंटर ऑफ पोटेंशियल कितना होगा। तो उसके लिए हमने लिखा V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर या किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का। तो V इक्वल्स टू, अब K की वैल्यू आपको पता कितनी होगी, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। K की जगह क्या लिखते हैं, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू होती है। और जो चार्ज दे रखा है, चार्ज को हमने क्या करा, ये माइक्रो कूलम में है तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम में। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया R। अब R कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, ये चार्ज यहाँ पे तो प्रोड्यूस कर रहा है वो पॉइंट पर, तो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो लिखा 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। समझना है, कन्वर्जन का बहुत ध्यान रखना है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जितना ये प्रोड्यूस करेगा उतना ये करेगा, उतना ये करेगा, उतना ये 6 करेंगे। तो या तो एक तरीका ये है, आप 1 का निकालो, 2 का निकालो, 3 का, या 6 बार निकाल के उनको ऐड करो। और उससे सिंपल तरीका क्या है, सीधा इसी को ना 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू, तो 6 इंटू कर दोगे तो 6 का टोटल आ गया। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 954 इंटू, अब इसमें कैंसिल कर दो, यहाँ से ये गया और इससे कट जाएगा तो ये रहेगा -4 अपॉन 10 नीचे रहेगा, और 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर -4, तो ये हो जाएगा आपका, और एक 5 भी है तो पहले 5 लिख देते हैं हम यहाँ पर, इंटू, और ये 10 टू दी पावर 9 में से ये माइनस कर देना है, तो ये जाएगा 10 टू दी पावर 5। ठीक है, और यहाँ पर इसे ये 2 और इसको इससे काट दो, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो ये आपका आ गया V इक्वल्स टू 27 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल है तो वोल्ट होगी यूनिट। अब इसको क्या करते हैं, जैसे डेसिमल में अगर लिखना है इसको 27 को, तो कैसे लिख सकते हैं हम, और करके V लिख दिया, तो यहाँ पर 27 का डेसिमल अगर इधर लिखोगे, वो डेसिमल लगाओगे तो जगह 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 6 V। तो इस तरीके से भी लिखा होता है, मगर अगर आपका ये आंसर आ गया, आप यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड न्यूमेरिकल। समझ में आया, इट्स ओके। अच्छा, इतना, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं इसी क्वेश्चन में, कि अगर यही क्वेश्चन दे रखा होता आपको और इसमें आपसे पूछा होता है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसी क्वेश्चन में, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती 0। अब 0 क्यों हो जाती है उसको समझ लो। ये चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है प्लस है, और ये इस डायरेक्शन में कैंसिल हो जाता है। ये वाला इस डायरेक्शन में करता है, ये इस डायरेक्शन में करता है, कैंसिल हो जाता है। ये इस डायरेक्शन में करता है, ये इस डायरेक्शन में करता है, कैंसिल हो जाता। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब ये पता चला कि ऐसे डायग्राम में, जैसे ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जिनके नाम हैं, ठीक है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर में थोड़ा देखना, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और चार्ज की कंडीशन जैसे मैंने यहाँ बता दी, ये प्लस है, इसके अपोजिट वाला प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 0 हो जाएगा। अब सपोज कर लिया ऐसा हो जाता, ये प्लस, तो क्या होता, इन दोनों के अगर प्लस की बात करते तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इधर, इसकी वजह से इधर, 0 हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस होता तो इसकी वजह से भी 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर इसकी तरफ हो जाता है, नेगेटिव की तरफ होता है, और ये भी नेगेटिव है तो इसकी तरफ हो जाता, तब भी 0 हो जाता। इसकी कोई वैल्यू दे रखी थी लेकिन सेम, या तो प्लस या माइनस, तो 0। बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखना है, डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन की, उसमें डायरेक्शन भी आ जाएगा। पोटेंशियल में डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं, स्केलर।
ठीक, ओके। अब बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन 2.3 न्यूमेरिकल का नंबर है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको दो चार्ज दे रखे, एक 2 माइक्रोकूलम और एक -2 माइक्रोकूलम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक +2 माइक्रोकूलम दे रखा है और एक -2 माइक्रोकूलम, इक्वल मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। मैग्नीट्यूड का मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2, तो इक्वल मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर। पोलैरिटी अपोजिट है, पोलैरिटी मतलब साइन, प्लस इसका प्लस है, ये माइनस है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अब आपसे बोला गया है इसमें फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है आपको, इसमें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम। क्या बोलते इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम। उसके लिए समझना है यहाँ पर कि ये हमारा एक डाइपोल है बन गया, ये इसका नेगेटिव चार्ज हो गया, लेफ्ट में है, ये पॉजिटिव चार्ज में ऐसे बना देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ प्लस, ये प्लस हो गया, ये हो गया। और इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, इक्वेटोरियल लाइन आपको पता है, इक्वेटोरियल लाइन ऐसी होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो डाइपोल के सेंटर से जाती है और डाइपोल पर 90 डिग्री बना रही होती है, यानी कि ऐसी लाइन, ऐसी बना दो, ऐसी बना दो, ऐसी बना दो, पर ऐसी नहीं बनाना, तिरछी लाइन नहीं बनाना, ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री बनाती है और सेंटर से जा रही हो, तो ऐसे बनेगी। तो जब ऐसी इक्वेटोरियल लाइन बनेगी, उसी को लेके हमने ऐसा प्लेन ले लिया, ये प्लेन इस तरीके से समझना है। ऐसा ये जो प्लेन हो गया, मेरे हाथ दिख रहा है आपको, ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। आप इसके सरफेस पर कहीं भी पॉइंट बात करोगे, यहाँ बात करोगे, यहाँ बात करोगे, यहाँ हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इस तरीके से डाइपोल पे लाइन होगी इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल प्लेन क्या हो गया, ऐसा प्लेन जो इक्वेटोरियल लाइन इस तरीके इक्वेटोरियल लाइन के आसपास बना रहे हैं हमसे, ये प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन। अब इस इक्वेटोरियल प्लेन पर हर जगह पोटेंशियल 0 इसलिए रहेगा क्योंकि प्लस चार्ज अगर यहाँ पर जितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, इस पॉइंट पर उतना ही नेगेटिव करेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर, जितना प्लस का यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है उतना ही माइनस का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। रीजन क्या है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल प्लेन है वो कहाँ से पास हो रहा है, वो मिड पॉइंट से पास हो रहा है, वो डाइपोल के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, इस तरीके, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बात समझ आए नहीं आई? तो आपने आपको बताया प्रॉपर्टी पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ये इसकी कुछ लेंथ हो गई, अब ये इसका मिड पॉइंट हो गया, अब यहाँ से क्या करोगे, इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो 90 डिग्री बनाती हुई, तो जितना डिस्टेंस ये हो जाएगा उतना ही डिस्टेंस ये हो जाएगा, जितना डिस्टेंस ये इतना ये, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये। बात समझ आ रहा है? तो इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल 0, तो ये पोटेंशियल सरफेस बन गया। इसको कैसे दिखाएंगे, ये प्लस चार्ज दिखाया, माइनस चार्ज दिखाया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दिखा रखा है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं आपको, तो इक्वेटोरियल वो दिखाना है कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाकर दिखाना है इस सिस्टम के केस में, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के केस में। तो ये कैसा बना दिया हमने, ये बना दिया बीच में, तो ये एक्चुअल में कैसा है, ये है, तो इस तरीके दिखा रहे हैं। अब आपको समझना है बात, या इस तरीके से बना लो, कुछ भी समझ लो, ये इक्वेटोरियल प्लेन या ये साइड सरफेस, ये भी, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन, अब इस इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल कितना होगा हर पॉइंट पे, 0 0, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया नहीं हो गया, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है इसका पोटेंशियल कितना 0, तो इतना क्लियर हो गया। इस तरीके से बनाएंगे। अब बात आती है सेकंड पार्ट में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड पार्ट में बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो आप हमको प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसीलिए वहां पर एक प्रॉपर्टी और बताया, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, 0 होता है, ये बताया नहीं बताया। तो एक तो आप चीज ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, परपेंडिकुलर तो हो गया, अब परपेंडिकुलर तो जैसे हमने एरो इधर बना दिया, अगर हम इधर बना देते तब भी परपेंडिकुलर हो जाता है, लेकिन इसमें आपको समझना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इसी तरीके से बनना है, लेफ्ट टू राइट, इसके अकॉर्डिंग समझना है, इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे लग रहा है, देखो आपने इधर इस तरीके से बनाया डाइपोल, ये प्लस क्यू चार्ज लिया, ये +2 माइक्रोकूलम हो गया, थोड़ा समझना, और ये -2 माइक्रोकूलम हो गया, ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन तो इक्वेटोरियल प्लेन,
और उसी पर हम क्या बोल रहे हैं, उस इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल कितना, 0, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसी के अकॉर्डिंग समझो। अब प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरीके से, ये हो गया प्लस की वजह से, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर नीचे की तरफ, यानी कि प्लस का डायरेक्शन यहाँ, प्लस की वजह से, और माइनस की वजह से यहाँ, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहाँ आएगा, बीच में, रिजल्टेंट का डायरेक्शन नेट कहाँ आएगा, इधर। बात समझ में आ रहा है। इक्वेटोरियल लाइन पे जो डेरिवेशन करा था उसको याद करो, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन बदलेगा, तो रिजल्टेंट इधर आ गया। अब आप एक चीज और समझ लो, ये तो हमने बना लिया। अब मान लिया आपने ले लिया नेगेटिव चार्ज यहाँ ले लिया 2 माइक्रोकूलम, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लिया 2 माइक्रोकूलम। नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लिया, और ये बना इक्वेटोरियल लाइन इस तरीके से। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, माइनस की वजह से, प्लस की वजह से ये, और रिजल्टेंट ये नेट। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, ये हमेशा फिक्स है। इसीलिए इस डायग्राम में देखो, इसमें पी का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज इसमें राइट में है, पॉजिटिव लेफ्ट में है, तो इसमें पी का डायरेक्शन ये हो गया, और नेट का डायरेक्शन ये, यानी कि नेट का इधर और पी का डायरेक्शन इधर, पी और ई के बीच में फिर 180। तो इसी तरीके से इसमें देखना है, पी का डायरेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पर जब इक्वेटोरियल प्लेन पर जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो उसका डायरेक्शन इधर ही बनाएंगे, क्योंकि हमें पी और ई के बीच में एंगल कितना दिखाना है, 180 डिग्री दिखाना है। अगर आपने इस तरफ बना दिया तो आपका गलत हो जाए, 90 तो रहेगा, ये तो सही हो जाएगा। ऐसे करके आप देख रहे हो कि अरे ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये बना तो 90 रही है। लेकिन इस डाइपोल के केस में ये भी ध्यान रखना है कि ये नहीं बनाना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में 180 डिग्री भी एंगल होना चाहिए। इतना समझ में आया। तो ये 2 पार्ट उसमें दे रखे थे, ये दोनों पार्ट का मैंने आपको आंसर बता दिया। तो आप इसका ध्यान जरूर रखें कि किधर बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप एक तो चीज ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है, और इक्वेटोरियल लाइन पर या इक्वेटोरियल प्लेन पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके बीच में और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में हमेशा एंगल 180 डिग्री बनता है। ये आपको याद रखना है। इट्स ओके।